हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर ज़रूर करेंगे, पर एक नए सब्जेक्ट का नाम बड़े बड़े अक्षरों में मेरे पीछे दिया गया है, ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के जो बेसिक्स है तो खुद में एक काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट, एक काफ़ी बड़ा काम, जो खास करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ज़्यादातर वही करते हैं। अच्छा, सिंपल शब्दों में अगर कोई मुझे पूछेगा कि सर ऑडिट होता क्या है, जी ये चेकिंग करने के टेक्निक्स होते हैं। कौन चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, क्यों चेक कर रहा है, उसके काफ़ी रीजंस होते हैं। बट कोई भी एस्टैब्लिशमेंट में छोटी दुकान, मीडियम साइज़ की दुकान या बड़ी साइज़ की दुकान, वो आप कंपनी भी कह सकते हो, उसमें जो धनराशि पैसा लगता है वो शेयर होल्डर्स का लगता है, और वो पैसे किस दिशा में उसका उपयोग होता है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं या जिन्हें मैनेजमेंट कहा जाता है वो डिसाइड करते हैं। तो पैसा किसी का, अक्ल किसी और की। अब ये जो पैसे का इस्तेमाल कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रीज, ब्रांचेस के लिए हो रहा है, क्या ये सही से हो रहा है, क्या डिसीजन सही से लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल होता है। चलिए बड़े कंपनी की बात नहीं करते हैं, छोटे किसी सोसाइटी की बात करते हैं, हाउसिंग सोसाइटी जिसमें 50, 100, 150 फ्लैट है, उसके भी एक महीने के खर्चे 1 लाख, 1,50,000 हो सकता है। अभी अगर वो सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि चलो हमको ये फलाना काम करवाना है, और उसका जो खर्चा है हो सकता है 3 लाख, 4 लाख, किसे दिया जाए ये काम? पैसा तो है, पर ये काम किसको दिया जाए, किसे अपॉइंट किया जाए? तो जो उसके मैनेजिंग कमिटी रहते हैं, उसमें सेक्रेटरी होता है, उसमें चेयरमैन होता है, ट्रेजरर रहते हैं। हो सकता है कि वो अपने किसी रिश्तेदार को, जिनका काम इतना अच्छा नहीं है, ये 4-5 लाख का काम दे दे। काम भी हो जाएगा, अच्छे क्वालिटी का नहीं हो पाएगा, काम भी हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा महंगा हो गया। तो ऑडिट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है काफ़ी, क्योंकि अगर हम बड़ी कंपनी की बात करें तो ये जो काम होता है वो करोड़ों में जाता है। तो ये काम किसको दिया गया, ये काम सही प्राइस पे दिया गया कि नहीं, जो काम करवा के लिया गया है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें जो है ऑडिट के अंदर चेक की जाती है, और उसका एक रिपोर्ट बनाया जाता है, और वो रिपोर्ट जो होता है वो शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है। तो एजीएम के पहले वो शेयर होल्डर्स आते हैं और वो पढ़ कर आते हैं, तो वो उनका होमवर्क रहता है। और अगर कोई सवाल उनको पूछने हैं, अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट में कोई ऐसी कमेंट है जो ये बताती है या ये दर्शाती है या ये पॉइंट आउट करती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ वाला सवाल जो है, जो ऑडिटर्स है, हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ना पूछ सके, पर शेयर होल्डर्स जो कंपनी के हकीकत में हकदार है, मालिक है, वो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ऑडिटर एक थर्ड पार्टी रहता है, वो परिस्थिति को देखता है, टटोलता है, और अपने अलग अलग मेथड्स, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग के मदद से वो एक रिपोर्ट कार्ड बनाता है, और वो रिपोर्ट कार्ड जब भी एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है। आज हम ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में ध्यान किस पर देने वाले हैं? प्लानिंग ऑफ ऑडिट वर्क। और इस लेक्चर के अंदर खास करके कुछ सवालों का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। ये कौन से सवाल रहेंगे? हर एजीएम के अंदर मैनेजमेंट ये घोषित करती है कि हम इनको ऑडिटर नियुक्त, अपॉइंट करना चाहते हैं। कुछ रेजोल्यूशंस पास होते हैं, और अगर कोई तकलीफ ना हो तो
तो उसे अपॉइंट किया जाता है। तो जब किसी को या किसी फर्म को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें तैयारी किस तरह करनी है। अगर उन्हें पहली बार अपॉइंट किया गया है, उनकी तैयारी थोड़ी अलग रहती है। अगर उनको रीअपॉइंट किया गया है, या आने वाले एक चैप्टर में हम सीखेंगे, तो उनकी तैयारी थोड़ी अलग रहती है। अगर आप किसके साथ में पहली बार मुलाकात करने वाले हो तो थोड़ी तैयारी तो अलग होगी ना, क्योंकि आपको इम्प्रेशन अच्छा रखना है। बट अगर आप किसी को जानते हो 1-2 सालों से, 1-2 महीनों से, तो आप बोलोगे चले रे यार, अपना ही दोस्त है, कोई तकलीफ नहीं है। तैयारी थोड़ी अलग रहती है। आज के लेक्चर में थोड़े थोड़े में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा ऑडिट प्लानिंग के चैप्टर में कि ये ऑडिट प्लानिंग होता क्या है। काफ़ी डेफिनेशंस और काफ़ी एक्सप्लेनेशंस स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, SA स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, जिसके अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं। ये कुछ कानून है जिसके मदद से ऑडिट के जो भी अलग अलग फीचर्स है, ओके, या ऑडिट तरीके हैं, उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या रहते हैं, फिर ऑडिट प्लान के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। जैसे आप कोई भी किताब खोलते हो ना, तो इसका एक डिस्क्रिप्शन रहता है। उसी तरह ऑडिट प्लानिंग ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है, मतलब बंद नहीं होता है, ये चलता ही रहता है। और व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी एक ऑडिटर की ऑडिट प्लानिंग के कनेक्शन में कितनी होती है। आइए थोड़ा थोड़ा करके इसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ऑडिट प्लान के बारे में कहते हैं तो व्हाट इज़ इट जो हमको समझना है। देखो, प्लानिंग की ज़रूरत आपको एज ए स्टूडेंट, मुझे एज ए टीचर, एक कंट्री के नेता को, ओके, एज ए मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्रेसिडेंट, एक युद्ध में जाने वाले आर्मी को, उनको भी एक प्लान की ज़रूरत है। एक कंपनी जब एक नई प्रोजेक्ट को शुरू करती है, उनको भी एक प्लान की ज़रूरत है। प्लान की ज़रूरत सबको है, सब अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरियाज़ में, बराबर। आप अगर कुछ पकाने वाले हो, कुकिंग करने वाले हो रसोई घर में, तो भी कुछ तो प्लान होगा। हाँ, अगर आप ये काम हर दिन करते हो तो ये प्लान आपके दिमाग में छप गया है। बट अगर पहली बार करते हो तो पहला तो कहा मोबाइल पर, किताब में, कहाँ ना कहाँ पे तो ये प्लान आपने ज़रूर लिखा होगा। तो एक ऑडिटर जब ऑडिटिंग, चेकिंग करने वाला है, उसके पहले ये ऑडिट प्लान में उसे करना क्या है, समझना क्या है, लिख कर क्या रखना है। चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम आज के हमारे इस लेक्चर में सीखने की कोशिश करते हैं। द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner। बहुत ज़रूरी है कि ऑडिट जो है असरदार होना चाहिए और ऑडिट समय पर पूरा होना चाहिए। ये दोनों, अगर एक क्रिकेट मैच चल रहा है, बराबर, बॉलिंग असरदार होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। मतलब अगर एक बॉलर अपने 6 बॉल को पूरा करने के लिए हर बॉल के बीच में 5 मिनट लेता है, सोचता है बैट्समैन किस तरह का शॉट मारता है, ये बॉल अगर मैं डालूं तो कहाँ पे शॉट मार सकता है, कहाँ पे फील्डिंग का प्लेसमेंट करूं। अरे भाई 2 मिनट में, 3 मिनट में पूरा ओवर खत्म करना है, तू तो 5-5 मिनट ले रहा है। तो हो सकता है कि उसकी बॉलिंग बखूबी है, वेरी गुड, बट वो टाइमली होनी बहुत ज़रूरी है। दोनों खूबियाँ एक साथ में होनी चाहिए। हाँ, तो ऑडिट भी ऐसा है, उसे एफिशिएंट भी रहना है ऑडिटिंग को, और उसे वक्त पर भी समाप्त किया जाना चाहिए। प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। आप आपके क्लाइंट को कितने बखूबी, कितने अच्छी तरीके से जानते हैं, उस हिसाब से आपका प्लान बनना चाहिए। ये प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक्वायरिंग नॉलेज, एक मिनट, ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। जो आपका क्लाइंट है वो अपना अकाउंट्स करता कैसे है, उसके कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करता है, उनके
दुकान के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर किस तरीके के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स का क्या करते हैं फॉलो किया जाता है, ये सारा कुछ आपको समझना है। एस्टैब्लिशिंग द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल। कुछ कंपनीज जो अपने अंदर के कानून हैं, अगर आप एक जिम इंस्ट्रक्टर बनते हो और आपका कोई क्लाइंट है और वो क्लाइंट ना थोड़ा ज़्यादा वज़न पर है और उनका ये उद्देश्य है कि उनको अपना वज़न घटाना है, अपना मसल मास बढ़ाना है, आप उनको एक प्रोग्राम दोगे खाने का, सोने का, काम करने का, बराबर इतना कार्ब्स अंदर आपको जाना चाहिए, इतने प्रोटीन्स आपको खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। अभी ये प्रोग्राम फॉलो हो रहा है कि नहीं, आपका क्लाइंट जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं, आप कितना विश्वास कर सकते हो अगर आपका क्लाइंट खुद डिसिप्लिन्ड हो, बराबर, अगर वो कायदे कानून अच्छे से फॉलो करता है खुद से अपने जीवन में, ओके, सोना, उठना, एक्सरसाइज करना, वगैरह वगैरह। बट अगर उसका जो एटीट्यूड है, रवैया, चलता है, चलेगा, अरे कल कर लेंगे, अरे प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा काम रुक गया तो परसों कर लेंगे, तो फिर आप उस पर इतना विश्वास नहीं कर सकते, बराबर। हाँ, उसी तरह तो मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको दिन में उसे 4-5 बार कॉल करना पड़ेगा, भैया क्या आइसक्रीम खा रहा है, ओके, क्या खा रहा है, ऑयल का ज़्यादा खा रहा है, तेल से सना हुआ चीज़ नहीं। उसी तरह यहाँ पर एक ऑडिटर अपने क्लाइंट पर जितना भरोसा कर सकता है उतना ही ऑडिटर का काम कम हो जाता है। पर अगर क्लाइंट के खुद के ऑफिस में जो लोग भी अकाउंट्स करते हैं उन पे विश्वास ही ज़्यादा नहीं किया जा सकता, तो फिर ऑडिटर का काम बढ़ जाता है। डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। जब एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के अंदर कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं, वो कितना लंबा चल सकता है, बराबर, मतलब क्योंकि एक इंसान का शरीर कुछ ही क्या कहते हैं घंटों के लिए, ओके, उन्हें बेशुद्ध किया जा सकता है, अनकॉन्शियस किया जा सकता है। उसी तरह यहाँ पे किसी को तो अनकॉन्शियस करना नहीं है, पर जो ऑडिट के प्रोसीजर्स होते हैं वो कौन से होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, कितने समय तक उनको इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब प्लानिंग के अंदर आपको डिसाइड करके रखना है। कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑडिट जब भी शुरू होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, किसी भी दुकान का, तो अगर ये बड़ी कंपनी का है, ऑडिटर का जो स्टाफ है ना वही 50-60-100 रहेगी, सभी को मिलकर काम करना है। एक फिल्म सेट पे एक स्पॉट बॉय का काम, एक कैमरामैन का काम, एक लाइटमैन का काम, एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम, सभी लोग जब कोऑर्डिनेट होता है तो ही वो जो सीन है वो शूट हो पाता है। उसी तरह प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में जो SA 300 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि आपको MCQs के पे बेस्ड सवाल आने वाले हैं। उन्होंने प्लानिंग के बारे में क्या कहा है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कहता है प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट phase of an audit but rather a continual and iterative process। प्लानिंग जो होता है ये ऐसा नहीं कि शुरुआत का ही है ऑडिटिंग के समय, ये लगातार चलने वाला एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसकी शुरुआत कब होती है? जैसे ही पहला ऑडिट समाप्त होता है वैसे ही कंटिन्यूएशन में दूसरा ऑडिट की जो प्लानिंग की शुरुआत है वो हो जाती है। और ये कब समाप्त होता है? जब मौजूदा ऑडिट का जो समय है, नॉर्मली 1 साल का रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था SA 300 का जो प्लानिंग का एक्सप्लेनेशन या एक डेफिनेशन। अगर प्लानिंग किया जाए तो फ़ायदे क्या क्या रहते हैं? क्योंकि अगर आप कोई भी काम में मेहनत करने वाले हो, या तो आपको या तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं। Helping the auditor to devote appropriate attention to important areas of audit। ऑडिट एक क्लाइंट का, अगर एक क्लाइंट एक काफ़ी बड़ा कंपनी है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज, अगर आप टाटा ग्रुप की बात करो,
टाटा ग्रुप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। ऑटोमोबाइल के अंदर वो अलग अलग विभिन्न तरीके के ऑटोमोबाइल्स, ट्रक से लेकर गाड़ियाँ तक बनाता है। टाटा इंश्योरेंस के अंदर है, टाटा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, टाटा हॉस्पिटैलिटी के अंदर है, टाटा एविएशन के अंदर है। ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, और ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को अगर आपको ठीक से समझना है और कौन से जगहों पर ज़्यादा ध्यान होनी चाहिए, ये आपको आपके क्लाइंट को परख कर समझ कर ही आप काम आगे कर पाओगे। हेल्पिंग द ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। अगर एक अगर एक प्लान आप बनाते हो तो एक ऑडिटर को ये समझ में आता है कि जो तकलीफ के इलाके हैं वो कौन से हैं और उसके लिए कौन सा इलाज किया जा सकता है। हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज़ परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑडिटर को करना पड़ता है। अगर कोई भी इवेंट प्लानिंग होती है तो स्टेज कहाँ होगा, स्टेज के बैकड्रॉप पे क्या होगा, गेस्ट कब आएंगे, जो वीवीआईपी है उन्हें कहाँ पर बिठाया जाएगा, बराबर, और म्यूज़िक और ये वो माइक सिस्टम, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, तब जाके वो इवेंट सक्सेसफुल होता है। उसी तरह ऑडिटर को भी ऑडिटिंग के संबंध में काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। असिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज़। जो ऑडिटर का स्टाफ रहता है उसमें कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग काफ़ी पुराने हैं, तो कौन सी जिम्मेदारी किसको दी जानी चाहिए और उनकी कितनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है वो पूरी करने की, प्लान का ये एक हिस्सा होता है। फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। काफ़ी बार जो नए नौजवान छोकरे छोकरियाँ, लड़के लड़कियाँ होती है, उनके ऊपर सुपरविजन और डायरेक्शन, ओके, ध्यान रखना पड़ता है कि वो कुछ गलती ना करे। गलती तो होगी ही होगी, बट वो गलती जल्द से सुधर जानी चाहिए। असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स। जहाँ तक हो सकता है ऑडिटर अपनी तरफ से अपना योगदान अपने जो एक्सपर्ट्स आते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऑडिट का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी टेक्निकल रहता है, और वो टेक्निकल नॉलेज, वो इंजीनियरिंग नॉलेज, वो डिज़ाइनिंग का नॉलेज ऑडिटर के पास नहीं होगा, तो एक्सपर्ट की ज़रूरत उसे ज़रूर पड़ेगी और वो एक्सपर्ट ज़रूर बुलाएगा। तो उनका जो योगदान है उसे किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, असिस्ट करना है, वो अपनी तरफ से पूरा कर लेगा। ये तो हुआ बेनिफिट्स। आगे जाकर कुछ ये पढ़ते हैं, हाँ जी, कि दी ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बड़ी चीज़ होती है, प्लानिंग उसका एक हिस्सा होता है। मैं दोबारा बता दूं, स्ट्रैटेजी ऑडिट का बड़ा होता है, प्लानिंग उसका एक हिस्सा होता है। स्ट्रैटेजी के अंदर स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें कवरअप होनी चाहिए। हाँ, अभी इसमें आपको करना क्या है यार, एक ऑडिटर को किस बात पर ध्यान देना पड़ता है। द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय और स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, के कौन से ऑडिट के चेकिंग के लिए मेरी टीम का कौन सा बंदा ओके काम करेगा, क्योंकि जो उस बंदे का एक्सपीरियंस है, बराबर, अगर वो अनुभवी है तो कॉम्प्लिकेटेड एरियाज में उन्हें रखा जाएगा चेक करने के लिए, और अगर वो जो टीम मेंबर है वो इतना अनुभवी नहीं है, कल का छोकरा ऐसा आप कह सकते हो, तो उसे थोड़ा कम रिस्की एरियाज दिया जाएगा। फिर द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज सच एज द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, ओके, ये सारी चीज़ें। कभी कभी होता क्या है, जो क्लाइंट है उसके स्टॉक की गिनती होनी है, पर उसका स्टॉक भारत देश में 15 अलग अलग गोदाउन में है, तो इसकी जब गिनती होती है क्लोजिंग स्टॉक, ऑडिट का कोई ना कोई स्टाफ होना चाहिए, वरना कुछ भी गिना जाएगा। तो कहाँ पर किसको भेजना है और उसे गिनती में क्या ध्यान देना है, ये जब एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उसका अपॉइंटमेंट होता है। When these resources are to be deployed, such as whether at the interim audit stage or the key cut-off dates,
ये जो टीम मेंबर्स होते हैं ऑडिट के टीम के, इन्हें कब और कब काम पे और किस डेट पर इन्हें काम पे रखना है, ऑडिट के बीच में, शुरुआत में, कि कुछ खास कट ऑफ डेट्स पे। तो 3 चीज़ें, स्कोप स्ट्रेटजी में आता है, टाइमिंग और डायरेक्शन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, इसके अंदर सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन जब एक ऑडिट प्लान का बनाया जाता है तो उस डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ओके, चलिए, इट सेज द फॉलोइंग: the nature, timing and extent of planned risk assessment procedures. Standard of auditing 315, इसके पहले हमने 300 जो प्लानिंग का एक डेफिनेशन देता है, ये 315 है। Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. ये जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है, ये पहले ही ऑडिटर को ये बताती है कि अगर आप ऑडिट करने वाले हो, जो आपका क्लाइंट है, खास कर अगर वो काफ़ी बड़ा क्लाइंट है, पहले आप समझ लो कि वो क्लाइंट का जो भी काम करने का एरिया है, कौन से एरिया में ज़्यादा गलतियों की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब टेक्निकल मुद्दे उठते हैं तो हो सकता है कि ऑडिटर भी वो समझ ना पाए, उसे एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो टेक्निकल चीज़ जो है अच्छे तरीके से आपको समझाई जा सके। फिर कहा है द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, के किस तरीके में ये काम किया जाना चाहिए। ये है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 330 में। The auditor's responses to assessed risk, पहले तो आपको रिस्क के इलाके ऑडिटिंग के टाइम पे जहाँ पर मिस स्टेटमेंट्स की गुंजाइश है, पॉसिबल है, उसे आपको ढूंढ लेना है। और उसके बाद में आपका जवाब, आप क्या करोगे इसके बारे में, आप इसे हैंडल किस तरह करोगे, ये 330 ऐसे 330 के अंदर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिट प्लान के डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए कि देखो भाई, हमने ये वाला ऐसे 315 फॉलो किया, हमको ये चीज़ें इस कंपनी में ज़्यादा ध्यान देने लायक जहाँ पर गड़बड़ी ज़्यादा हो सकती है, और उसकी तैयारी हम किस तरह कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है एक डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर देना है। पहली बात, आपको ऑडिट प्लान का एक डिस्क्रिप्शन बनवा लेना है। उसके बाद आपको आपके क्लाइंट के बिजनेस को समझना है। ये सबसे ज़्यादा अहमियत, कीमती बात है, बराबर। बाकी चीज़ें थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि जब आपके क्लाइंट को आप समझते हो, उसके बिजनेस को आप समझते हो, तो आपका ऑडिट का प्लान थोड़ा और बेटर बनाया जा सकता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप आपके क्लाइंट को या क्लाइंट के बिजनेस को समझने की कोशिश करते हो, तो वो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पर ध्यान देना है। कैसे? पहला, relevant industry, regulatory and other external factors। हर क्लाइंट आपका या हर कंपनी जो है अलग अलग इंडस्ट्री में काम करती है। कुछ बैंकिंग में काम करती है, कुछ इंश्योरेंस में काम करती है, कुछ ऑटोमोबाइल्स में काम करती है, कुछ सर्विस में काम करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, और कितने हैं, एंटरटेनमेंट में काम करती है, मैनी। आपको पहले ये समझना है कि मेरा क्लाइंट किस इंडस्ट्री में काम करता है और उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से कानून बनाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक लॉयर जज के सामने अपने क्लाइंट के क्या कहते हैं केस को पेश करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसका क्लाइंट का डिटेल्स क्या है, और उससे कनेक्टेड क्या कोई केस पहले था, उसका किस तरह से डिसीजन लिया गया था। ये सारी चीज़ें एक लॉयर को समझना है। ऑडिटर को भी कुछ ऐसे ही 19-20 काम करना है। ओके, द नेचर ऑफ द एंटिटी, आपके क्लाइंट का काम क्या है, इट्स ऑपरेशंस, इट्स ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट द एंटिटी इज मेकिंग। जब आपके क्लाइंट को, जब कोई भी दो लोग शादी का इरादा रखते हैं, लव मैरिज अलग होता है, बट अगर अरेंज्ड होगा
तो 2-3, 5-6 मुलाकात में आपको समझना पड़ेगा जो ऑपोजिट वाला है ना, उनका व्यवहार क्या है, ओके, कामकाज क्या है, कहाँ पर कब से काम करते हैं। जब आप उन्हें समझोगे तो फिर डिसीजन लेने में थोड़ा मेहनत कम करना पड़ेगा। हाँ, तो क्लाइंट के कंपनी का ओनरशिप का पैटर्न क्या है, गवर्नेंस, कौन कौन से चीज़ें संभालता है, उन्होंने किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कुछ खास इन्वेस्टमेंट्स किए हैं कि नहीं, द वे दैट द एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज़ फाइनेंस्ड, कि जो पैसों का बंदोबस्त उसने किया है आपके क्लाइंट ने, क्योंकि ये सारी चीज़ें, कर्जा ज़्यादा लिया है, अगर इंटरेस्ट भरा जा रहा है, कितना इंटरेस्ट भरा जा रहा है, कब तक भरा जा रहा है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे जाकर द एंटिटीज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंट्स के बारे में आपको घुस कर जाना है, क्योंकि अगर उनके अकाउंटिंग का जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, क्लाइंट का स्ट्रॉन्ग है, बराबर, इंटरनल ऑडिट करके भी कुछ होता है, तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर आता है उसका काम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये समझना बहुत बहुत, जैसे मैंने कहा ना, जिम इंस्ट्रक्टर, क्लाइंट डिसिप्लिन्ड है, ओके, शक्कर नहीं, तेल की चीज़ें नहीं, अच्छी बात है, तो मेरी मेहनत कम हो जाएगी। द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड दोज रिलेटेड टू बिजनेस रिस्क दैट मे रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, के जो क्लाइंट है वो किस तरीके का काम करता है, वो क्या सोच रखता है और उसके वजह से कितने रिस्क उठाता है। द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और आखिरकार बात उठ के आ जाएगी पैसों की, कि जो आपका क्लाइंट है उसका जो परफॉर्मेंस है पैसों के मामलों में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मामले में, ये कुछ सालों से कैसा है। ये तो हो गया जानना आपके क्लाइंट के बारे में। इसके बाद एक छोटा नोट है कि ऑडिट जो होता है ये शुरुआत में, ओके, जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है इसने क्या बताया कि ऑडिट कभी समाप्त नहीं होता, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसमें रिव्यू करना, इसमें इम्प्रूवमेंट लाना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कभी ये ख़त्म नहीं होता, ये चलता ही जाता है, चलता ही जाता है और चलता ही जाता है। उसके बाद हमारा आज का आखिर का मुद्दा, ऑडिटर की जिम्मेदारी कितनी होती है। देखिए, ऑडिटर के नीचे 100, 150, 200 लोग, 500 लोग भले ही काम करें, जो उस ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर, साइन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी भले ही उसका रिपोर्ट बनाने में 100-200 लोगों की मदद लगी है, अगर उसमें से किसी ने गलती कर दी तो ये गलती ऑडिटर के कंधों पर आ जाती है, क्योंकि जो ऑडिट का काम है वो उसे दिया गया था, उसने मदद ली काफ़ी लोगों से, पर ये स्टडी करना कि क्या उन्होंने काम सही किया है, जूनियर्स ने काम, सबऑर्डिनेट्स ने काम सही से किया है कि नहीं, ये पूरी जिम्मेदारी एक ऑडिटर की होती है। सभी लोग उंगली उसी की तरफ उठाएंगे, वो दूसरे किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं पाएगा। आज ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑडिट के अंदर कवर अप की। आई होप, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ आ गई है, और इसी कहानी को आने वाले लेक्चर्स में हम और आगे लेकर जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।